हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं पेज नंबर 51 है ना। 51 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने 50 कंप्लीट कर लिया था। आप यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। अब जो है हम लोगों ने वहाँ जो एक्स्ट्रा कुछ सिम्टम थे जो सेम कोटेशन थी सिम्टम्स की कुछ डिसीज़ में, वो हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना। अब ये जो यहाँ है, यहाँ क्या बताया गया है, कुछ कोटेशंस दी गई हैं। जैसे प्राणवायु के अधीन क्या बताया है, जीवन बताया है। उदान वायु के अधीन बल बताया है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि किसी का जीवन खतरे में है तो हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए, प्राणवायु की। हम उसको O2 सप्लाई देते हैं। सिंपल याद रखने का तरीका है। इसको कोई कोटेशन का आप सिंपल, यदि जीवन खतरे में है तो O2 ही देंगे। बल, उदान वायु क्या होती है, उदान वायु होती है बोलना, है ना, कंठ में रहती है, बोलना, बातें करना। तो यदि किसी में बल अच्छा है, किसी का बल अच्छा है तो वो ज़्यादा बोलेगा। यदि वो कमज़ोर है, बीमार बहुत समय तक है, तो उसकी आवाज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, धीरे धीरे बोलने लगता है। तो इससे आप कोटेशन को आप याद कर सकते हो। हर चीज़ को ट्रिक्स से याद करने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा आप उसको मॉडर्न से रिलेट करके भी करोगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। मुझे नहीं लगता कि लोग जो बोलते हैं कि आयुर्वेद के जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न से मिलते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप यदि लॉजिकल उनको देखेंगे ना तो वो सब मॉडर्न के ही कॉन्सेप्ट हैं, है ना। बात ये है कि जो मैंने भी जितनी कोचिंग्स की हैं और जितनी भी हैं वो सब सिर्फ रटाते हैं। यदि आप इसको स्ट्रिक्ट से याद कर लो, इसको स्ट्रिक्ट से याद कर लो, बच्चों को क्लिनिकल, यदि आपको क्लिनिकल उसके व्यू से आप नहीं पढ़ेंगे उसको, तो आप यदि एग्ज़ाम क्रॉस नहीं कर पाए, 600 ही सीटें हैं ना, तो बच्चे तो 600 ही सेलेक्ट होंगे, बैठेंगे तो 6000। बाकी बच्चों का क्या होगा भाई, बाकी तो क्लिनिकल में ही जाएंगे ना। और ये जो 600 बच्चे सेलेक्ट होंगे ये भी कहीं ना कहीं जाके फिर अपना क्लिनिक ही सेटअप करते हैं या कोचिंग्स ही पढ़ाते हैं, फिर वो भी वही रटा हुआ पढ़ाते हैं। कोई क्लिनिकल उसका कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो वो सब कोई मतलब का नहीं है। यदि आप मेडिकल की पढ़ाई इस टाइप से कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको बाकायदा आपको उसको क्लिनिकल व्यू लेकर ही चलना पड़ेगा कोई भी कोटेशन का। आप उसको ऐसे रटने से कोई मतलब ही नहीं है। वो ये कोई आर्ट्स या साइंस मैथ्स तो है ही नहीं ना कि सिर्फ आपको नौकरी के लिए करना है। ये आपका लाइफ है पूरा। आप इस पर आप किसी पैशन को सही कैसे करोगे यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या पढ़ रहे हो ना। यूपीएससी तो है नहीं कि रट लिया और आंसर लगा दिया और नौकरी मिल गई, है ना। यदि आपको मेडिकल का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप एमबीबीएस करो, चाहे बीएमएस करो, चाहे बीएचएमएस करो, आपको कहीं ना कहीं पेशेंट से डील करनी है। आपको यदि आपको क्लिनिकल नॉलेज है तो ही आप पेन चला पाओगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का फिर। इसलिए मेरे हिसाब से हर चीज़ का क्लिनिकल व्यू आप लेकर चलें, है ना। तो प्राणवायु किसके अधीन है, जीवन किसके अधीन है, प्राणवायु के। बल किसके अधीन है, उदान वायु के। ये किसने बताया है, आपके सुश्रुत का कोटेशन बताया गया है ये, ठीक है। प्रधानतम यंत्र किसको बताया है, हाथ को, ठीक है। और प्रधान यंत्र बताया है कंकमुख को, ठीक है। अब जो है ये भी ये कहाँ से लिया गया है, ये सुश्रुत सूत्र स्थान 7 का है ना। कंक मुख यंत्रवेद कंक मुखम प्रधानम स्थानेषु सर्वाधिकारी एवं सभी स्थानों पर इसका प्रयोग करने के कारण प्रधान यंत्र कंक मुख को बताया गया है, ठीक है। सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 7 से लिया गया है, ठीक है। बाल आम्र क्या होता है, बाल आम्र यानी केरी वात और पित्त का वर्धक होती है, ठीक है। बाल आम्र रक्त पित्त कर अपक्व आमम अपूर्ण पित्तवर्धनम, ठीक है। और जो बद्ध केसर आम होती है वो पित्तवर्धक होती है, मतलब आधा पीला आधा हरा जो होता है। पक्व आम जो होता है वो वात सामक होता है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, पक्व आम के लिए जो कोटेशन आया है वो लिखिए, जयतु वायु मास शुक्र बल प्रदम, ठीक है। इसके लिए जो कोटेशन आया है वो क्या है, जयेत वायु का समन करता है और मास शुक्र बल प्रदर, ठीक है। बल प्रदम, मास शुक्र और बल का बढ़ाने वाला होता है, इसलिए आम खाना चाहिए। गर्मियों का सीज़न है तो आप तो आम खा ही रहे होंगे ना। कच्चा बिल्व और पक्का बिल्व, कच्चा बिल्व जो होता है उसके लिए जो कोटेशन आया ये कहाँ से लिए गए हैं, ये चरस सूत्र स्थान 27 से लिए गए हैं ये, ठीक है। कच्चा बिल्व वात पित्त का समन करता है, ठीक है। स्निग्ध उष्ण तीक्ष्ण बालम दीपम कफ वात जितम, इसके लिए जो कोटेशन आया है वो लिख लीजिए यहाँ। क्या कोटेशन आता है, स्निग्ध होता है,
स्निग्ध उष्ण तीक्ष्णो बालम दीपम दीपन कफ वात जितम। ठीक है, कफ और वात को जीत लेता है, कफ और वात का समन करता है, स्निग्ध होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, बल बढ़ाता है और दीपन करता है। पक्का बिल्व क्या करता है? विदाह जनक और पूती मारुतकर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बिल्व कैसा यूज़ किया जाता है? बेल का फल कच्चा यूज़ किया जाता है। तो पक्व बिल क्या हो जाएगा? बिलम तो दुर्जम पक्वम दोसल पूती मारुतम। तो जो एक जो शब्द जो कोटेशन आई है ना वो इसके लिए आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए इसकी कोटेशन, बिल्वम तू दुर्जर। ठीक है, तो जो दुर्जर कौन सा फल होता है? दुर्जर जो फल है वो पक्व बेल है। ये आया है, क्वेश्चन पूछा गया है। दुर्जर पक्वम दोसल, दोष को बढ़ाने वाला होता है। और क्या होता है? पूती मारुतम, पूती मारुत करता है, बात को पूत करता है। तो ये जो कोटेशन है ये इंपॉर्टेंट है। ये आई है, किसके लिए आई है? कच्चे के लिए, पक्के के लिए। तो वहाँ अपना दिमाग नहीं चलता, अपन कच्चे में लगा जाते क्योंकि कच्चा फल नहीं खाना चाहिए, पर नहीं, वो किसके लिए आई है? पक्व बेल के लिए आई है। ये इंपॉर्टेंट है। आर्द्र मारीच और शुष्क मारीच है ना। तो मारीच कैसे यूज की जाती है? आर्द्र की शुष्क, देखते हैं। आर्द्र मारीच मधुर रस की होती है, मधुर विपाक होती है और कफवर्धक होती है। ठीक है, मधुर रस, मधुर विपाक, कफवर्धक। शुष्क मारीच जो होती है वो कटु रस की होती है, आप्रश जो होती है और कफवर्धक। तो आर्द्र मारीच यूज की जाती है। ठीक है, आप्रश जो होती है कफ और वात का समन करने वाली है। ये इंपॉर्टेंट है। कच्ची मूली सर्वदोष नाशक होती है और पक्व मूली त्रिदोषजनक होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कच्ची मूली का यूज़ किया जाता है। कच्चा मूल के लिए क्या होता है? बालम त्रिदोष हलनम। ठीक है, त्रिदोष हर होती है कच्ची मूली। वृद्धम त्रिदोष जनम। ठीक है, त्रिदोष वृद्ध जो बड़ी हुई होती है वो त्रिदोष जन होती है। मारुताहपम स्निग्ध सिद्धम। ठीक है, मारुत का नाश करती है। जो कच्ची मूली के लिए कोटेशन आया है वो है विशुद्धम तो मूलकम कफवात चितम। ठीक है, ये मूली के लिए कोटेशन आया है। मारीच हम लोगों ने पढ़ी लिया है ना। न अत्यर्थ उष्णम मारीच वृश्चियम लघु रोचनम छर्दी उष्ण दजम दीपम कफवातिजतम। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है वो मैंने यहाँ बता दिया। अब इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन सब में है ना, बिल्व, मारीच, मूली, इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है? और क्या किसके बारे में क्वेश्चन आता है? वो है पीपली ना। पीपली मेडिसिन के रूप में भी बहुत यूज़ की जाती है, चाहे वो राजक्षमा हो, चाहे लंग्स डिसीज़ हो, है ना। तो आर्द्र पीपली जो रहती है वो क्या होती है? मधुर और कफवर्धक होती है। ठीक है, और जो शुष्क पीपली होती है, लिख लीजिए, कफ और वात का समन कारण होती है। ठीक है, कफ और वात का समन करने वाली होती है। ठीक है, अब जो यहाँ थे इसमें एक और 2-3 ऐड कर लीजिए। दृश्य शल्य है, यदि शल्य दिख रहा है ना, तो किस यंत्र से निकालेंगे? सिंह मुख से निकालते हैं। और यदि अदृश्य शल्य है या गहराई में है या गंभीर है ना, या गूढ़ है, मतलब गहराई में है, गंभीर में छिपा हुआ है, तो कंक मुख से निकालेंगे। ठीक है, एम आई क्लियर? यहाँ अपना कंप्लीट होता है। अव्यक्त की बात हो रही है, यहाँ अव्यक्त की बात हो रही है। तो सबसे पहले अव्यक्त का लिख लीजिए। चरक के अनुसार अव्यक्त बुद्धि को बताया है। ठीक है, सुश्रुत ने महान को बताया है। ठीक है, यदि अव्यक्त तत्व जो हमने सृष्टि उत्पत्ति क्रम पढ़ा था, क्या होता है? मूल प्रकृति एक होती है अव्यक्त, उसके बाद प्रकृति और विकृति होती हैं 7, महान, अहंकार, पंच तन्मात्रा। ठीक है, विकार होते हैं 16। विकार कितने होते हैं? 16 होते हैं, जिसमें 11 इंद्रियें और 5 महाभूत, पंच महाभूत होते हैं। ठीक है, क्लियर? चिकित्सार्थ, आधी चिकित्सा किसको बताया है? सुश्रुत ने सिरावेद को बताया है, चरक ने वस्ती को बताया है। शल्य का विषय क्या बताया है? मर्म। मर्म जो है वो शल्य का विषय बताया गया है। ठीक है, फिर वेदकृत व्रण, यदि वेद ने कोई व्रण किया है तो वो कैसा होता है? ये कहाँ से लिया गया है? सुश्रुत सूत्र स्थान 5 का 9वां श्लोक में ये है। आयत विशाल सुविभक्त और निराश्रय होता है। ठीक है, आयत होगा, चौकोर होगा, विशाल रहेगा, सुविभक्त रहेगा, निराश्रय रहेगा। और इसके लिए एक और शब्द आया है, प्राप्त कालकृत। ठीक है, प्राप्त कालकृत रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और जो वेद के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, जो किसी इंजरी से हुए हैं, वो होंगे आयत, चतुस्थ, त्रयम, मंडल, कैसे भी हो सकते हैं ना। ये चिकित्सा स्थान 2 का है। और ये जो ये सूत्र स्थान बताए गए हैं और आवेदकृत किस में बताए गए हैं? सुश्रुत चिकित्सा स्थान दूसरे चैप्टर में बताए गए हैं।
शिरोवस्ती अवदान है किसका? सुश्रुत का। ठीक है, शिरोवस्ती किसने बताया? सुश्रुत ने। एस से याद कर लीजिएगा, है ना, टिक लगाने का मैं आपको। विडालक बाघभट, ये भी वी से याद हो जाएगा। पिंडी सारंगधर PS से याद कर लेना। ठीक है, सिंपल। ये इंपॉर्टेंट है, किसने पहली बार क्या बताया है? नष्ट आत्रव, जिसका आत्रव ही नष्ट हो गया है, बंध्या योनि है, ये किसने बताई है? सुश्रुत ने बताई है। अनात्रव, जिसमें आत्रव आया ही नहीं है, वो संठी। एक नष्ट आत्रव मतलब पहले कभी आया है, मीनार उसका हुआ है, मीनार छुआ और उसके बाद नहीं आया, 1 महीने नहीं आया, 2 महीने नहीं आया, 1 साल नहीं आया, 5 साल नहीं आया, तो ये क्या हो गई? बंध्या योनि व्यापद है। ठीक है, अनात्रव मतलब मीनार्च ही नहीं हुआ, उसको कभी मीनार्च ही नहीं हुआ, तो वो संठी योनि व्यापद है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ट्रीटमेंट वाइज भी ना आपको पूछना पड़ेगा। पेशेंट आया है, ठीक है, तो मेंसेस कब से नहीं आए, कितने समय, इसलिए मीनार्च और मीनोपॉज की डेट इंपॉर्टेंट होती है ना। आप उससे कंसिडर कर सकते हो। यदि कोई बोले हमारा मीनार्च ही नहीं हुआ, आप उससे पूछो लास्ट पीरियड कब आया, बच्चे को पता ही नहीं है कि ये होता क्या है, तो आपको ये वहाँ क्लियर करना पड़ेगा। गायनिक में हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। दुष्ट प्रजाता प्रशंसनीय योनि व्यापक। ठीक है, प्रशंसनीय योनि व्यापक किसने बताई है? सुश्रुत ने बताई है। दुष्ट प्रजा आमय, सूती का रोग होता है, काश्यप ने बताया है। ठीक है, ये आमय से याद रखना और दुष्ट प्रजाता से याद रखना। ठीक है, दुष्ट आत्रव भी होता है एक। ठीक है, एक होता है दुष्ट आत्रव, जिसका आत्रव दुष्ट हो, तो वो क्या होता है? आपका पुत्रग्नि होता है। ठीक है, मतलब कंसीव तो हो रहा है, बार बार क्या हो जा रहा है? मिसकैरेज हो जाता है। तो ये किसने बताई है? बाघभट ने बताई है। ठीक है, तो दुष्ट आत्रव बाघभट ने बताया है, दुष्ट प्रजाता सुश्रुत ने बताया है, दुष्ट प्रजाता में काश्यप ने बताया है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, क्रक्षात्रव भी, नष्टात्रव, अनात्रव और एक और क्या होगा? कष्टात्रव या क्रक्षात्रव, जो आस्था बहुत होता है, डिस्मेनोरिया है ना, हर बच्चे में देखा जाता है, मैक्सिमम लड़कियों में देखा जाता है। डिस्मेनोरिया के बहुत पेशेंट आएंगे आप यदि गायनिक प्रैक्टिस करेंगे तो, है ना। इसमें सबसे अच्छा क्या रहता है? डिस्मेनोरिया में सबसे अच्छा रहता है एलोवेरा। दर्द कुमारी सोरस दे दो, रजा प्रवर्तनी बटी दे दो। रजा प्रवर्तनी बटी में क्या होता है? रजा प्रवर्तनी बटी का सिंपल है कुमारी, कन्या, हेतु, मतलब कुमार, ये कुमारी रहेगा, ठीक है, तंकड़ रहेगा, हेतु, और ये काशीस रहेगा इसमें, और टंकड़ रहेगा। ठीक है, हड़ताल रहेगा। रजा प्रवर्तनी बटी बहुत इंपॉर्टेंट। रजा प्रवर्तनी बटी कैसे दी जाती है? कि रजा प्रवर्तनी बटी की बात करें तो जैसे कि पीरियड है ना, किसी का पीरियड आता है 1 से 5 दिन, तो उसको स्टार्ट कब से करना है? 6 दिन से स्टार्ट करना है। कब तक करना है? 28 दिन तक करना है। ठीक है, 28वें दिन उसको बंद कर देना है, फिर 2-3 दिन बाद पीरियड आ जाएगा, या 10वें दिन से शुरू कर दो, उसको बीच के दिन में देना है ना, पीरियड टाइम में नहीं देना है। नहीं तो उसको पीरियड टाइम में आप रजा प्रवर्तनी बटी दोगे तो क्या होगा? हैवी ब्लीडिंग होगी, इसलिए पीरियड टाइम में उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा है। मैं क्रक्षात्रव की बात की जाए तो ये इसको क्या बोलते हैं? उदावर्ता बोलते हैं, उदावर्ती योनि बोलते हैं। उदावर्ती योनि मतलब जो अपना वायु है उसका अनुलोमन सही से नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो सही से नहीं निकल पा रही है ना, ऊपर की ओर जा रही है अपान वायु। और ये किसने बताई है? चरक ने बताई है। तो ठीक है, 3 प्रकार का आत्रव होता है, नष्टात्रव, अनात्रव, क्रक्षात्रव। दुष्ट प्रजाता में और दुष्ट आत्रव, ये भी होता है। ठीक है, अब एक होता है करिणी योनि। करिणी योनि क्या होता है? इसमें कफ और रक्त की, देखो यदि आप देखोगे तो इसी में ये का है और ये रक्त है, ठीक है, तो उसी में उसका आंसर है। इसमें कफ और रक्त की दुष्टि होती है। ठीक है, चरक ने जो है इसको वात कफ में बताया है, सुश्रुत ने इसको कफ में बताया है, और बाघभट ने सेम एज चरक बताया है। ठीक है, वात और कफ से उत्पन्न होना बताया है इसको। ठीक है, अब आता है कुछ महत्वपूर्ण बुंदी, जिसमें क्या होता है? जिसमें मेन है जातहरणी की संख्या काश्यप ने, जीवित माताओं में 10, टोटल 35 होती हैं। इसमें साध्य 11 है, याप्य 16 है, असाध्य 8 हैं। बस इतना ही इसमें याद करना है, ज़्यादा इतना कुछ डिटेल आता नहीं है। जीवित माता में जातहरणी कितनी होती है? 10 होती है, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, और कहाँ इसका वर्णन बताया गया है? रेवती कल्पाध्याय में, रेवती कल्पाध्याय में इसका वर्णन बताया गया है। फिर आता है आपका चरक संहिता में वर्णित कुल रसायन योग कितने हैं? 63। इसका सबको श्लोक वो याद होता है, आपका आयुर्वेद, है ना, आपका आयुर्वेद। इससे आप ये चारों पाद के नाम याद कर सकते हो। अभ्य कामलीय, प्राण कामनीय, कर प्राचितीय, और दूसरा का जगह आयुर्वेद समर्थानीय। तो आपका आयुर्वेद से याद करना है। टोटल योग कितने हैं? 63 है। अभ्य कामली में कितना है? इसको याद कर लो, 6। ठीक है, 6, 37, 16, 4।
ठीक है। 6 37 16 4, 6 37 16 4, तो 6 37 यानी अभ्यकामलीय, प्राणकामीय, कर प्राचितीय, आयुर्वेद सम्मत्थानीय, तो 6 37 16 4 जो है वो आपके कुल अध्याय वर्णित किए गए हैं। फिर आता है वाजीकरण योग, कितने बताए गए हैं? 50। ठीक है, कई बार सिंपल क्वेश्चन उठ के जाता था चरक संहिता में कुल रसायन योग कितने बताए गए हैं, तो रसायन पाद में जितने भी हैं वो कुल कितने हैं? 63 है। ठीक है, वाजीकरण चिकित्सा के 4 पाद हैं और इसमें कुल योग कितने हैं? 50 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके चारों पादों का नाम क्या है? सैंप। इसको कैसे याद कर सकते हैं? सैंप। तो संयोग सरमूरीय, आसिक्त क्षीरीय, मास प्रणभृतीय और आयुर्वेद समत्थानीय, ये सिंपल याद कर सकते हैं। ठीक है, संयोग सरमूरीय में कितने थे? 15 8 15 12, सिंपल याद कर लो। 15 8 15 12 सिंपल याद कर सकते हैं। ठीक है, संयोग सरमूरीय, असिक्त क्षीरीय, मास प्रणभृतीय, आयुर्वेद समत्थानीय। आयुर्वेद समत्थानीय नहीं है, ये गलत है ना, यहाँ लिख लीजिए। इसका नाम है पुमान जात बलाद। आयुर्वेद समत्थानीय ऊपर वाला का, इसका यहाँ सही कर लीजिए इसको, पुमान जात बलादिकम पाग, ये है इसका नाम। ठीक है, पुमान जात बलादिकम। और इसमें कितने योग बताए गए हैं? 12 योग बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है पेज नंबर 51। आपको आई होप मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। इसको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रिपरेशन में मदद मिले। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।